दोस्तों, चाइना जो कभी इंडिया से गरीब देश हुआ करता था, इंडिया के आज़ाद होने के 2 साल बाद आज़ादी पाने वाला देश, जिसने गरीबी और भुखमरी को झेला, जिसने सिविल वॉर में करोड़ों जान गंवाई, कैसे बना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, आइए जानते हैं। Big anniversary in China today. Today marks 40 years since the country's economy opened up to the rest of the world, a move that ultimately turned China into a global economic powerhouse. And a brave new world of artificial intelligence. But beyond these depictions lies a greater potential. चाइना के लोग अपने देश को चाइना कहकर नहीं बल्कि जोंगो नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है द मिडल किंगडम। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1937 से। यह दौर था वर्ल्ड वॉर 2 का, जिस वक्त चाइना और जापान के बीच जंग हो रही थी, जिसे सीनो चाइना वॉर भी कहा जाता है। ये 20th सेंचुरी का एशिया में हुआ सबसे बड़ा वॉर था, जिसकी शुरुआत खुद चाइना ने की थी। जापान के साथ चाइना ने भी करोड़ों जान गंवाई। करोड़ों जान गंवाने के बाद एलाइड फोर्सेस के साथ चाइना वर्ल्ड वॉर 2 तो जीत जाता है, पर वॉर खत्म होते ही चाइना में सिविल वॉर शुरू हो जाता है कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को बनाया था माओ जेडोंग ने 23 जुलाई 1921 में, और नेशनल पार्टी ऑफ चाइना को बनाया था सन यट सेन ने 10 अक्टूबर 1919 में। वॉर खत्म होती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जीत के साथ, और यहीं से चाइना में कम्युनिज्म की शुरुआत होती है। हारे हुए नेशनल पार्टी ऑफ चाइना को छोड़कर एक आइलैंड पे चले जाते हैं, जिसे हम ताइवान के नाम से जानते हैं। वैसे तो चाइना कहता है ताइवान चीन का ही हिस्सा है, पर ताइवान इस बात से इनकार करता है। खैर, इस बारे में हम ज्यादा डिटेल में फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के जीत के बाद चाइना का प्रेसिडेंट माओ जेडोंग को बनाया जाता है, जो कि एक डिक्टेटर था। अपनी पार्टी के द्वारा वो प्रेसिडेंट तो बन जाता है, पर वो उस लायक नहीं था। साल 1959 से लेकर 1961 तक चाइना भूखमरी से जूझ रहा था, और इस भूखमरी में करीब 20 से 40 मिलियन लोग मारे जाते हैं, जिसके पीछे वजह थी माओ की खराब नीति। या कोई भी फैसला सोच समझ कर नहीं करता, बस जो दिल में आया उसे रूल बना दिया। साल 1976 में माओ जेडोंग की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जिसके जाने के बाद एक नया लीडर आता है, डेंग जाओपिंग, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। डेंग की आइडियोलॉजी माओ की आइडियोलॉजी से काफी अलग थी। डेंग के आने के बाद चाइना में 3 बड़े बदलाव आते हैं। पहला, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। दूसरा, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। तीसरा, फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। साल 1978 में वो इंट्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब बाहर की कंट्रीज चाइना में ट्रेड कर सकती थी, अपनी कंपनीज चाइना में सेटअप कर सकती थी, चाइना में इन्वेस्ट कर सकती थी, जिसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल, डेल, मेटल और सैमसंग जैसी कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन लाइन चाइना में सेटअप किया। कंपनीज को भी इससे काफी फायदा होता है, क्योंकि चाइना में सबसे सस्ते और स्किल्ड वर्कर मिल जाते हैं। साल 1970 में बने हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम में डेंग एक बड़ा चेंज लाते हैं। अब इस पॉलिसी में लोगों को जमीन लीज पे दिया जाता है, जिसमें लोग अपनी मर्जी से खेती कर सकते हैं। अपनी फसल का कुछ हिस्सा सरकार को देने के बाद अपनी फसल कहीं भी किसी भी दाम में बेच सकते हैं। इससे पहले की पॉलिसी में सरकार तय करती थी कि कौन सी खेती करनी है, और सारा फसल सरकार को ही बेच सकते थे। इस रूल में बदलाव आने के बाद वहाँ के किसानों की रुचि खेती में बढ़ने लगी। फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। इस रूल के मुताबिक अब फैक्ट्री के मजदूर और लेबर खुद तय कर सकते हैं कि उनकी सैलरी कितनी होगी, जिसके कारण चाइना के वर्कर्स को एक मोटिवेशन मिला। इन्हीं 3 मेजर चेंजेस के बाद चाइना काफी तेजी से गरीबी और भुखमरी से बाहर आने लगा। फिर 1986 में डेंग लेकर आते हैं लॉ ऑफ एजुकेशन, जिसमें हर बच्चे को 9 साल के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है। और यही वजह है कि चाइना का लिटरेसी रेट आज 96.6% है। अगर इसे कंपेयर किया जाए इंडिया से, तो इंडिया का लिटरेसी रेट है 74.4, जो कि चाइना से काफ़ी कम है। पढ़ाई के साथ साथ वहाँ के बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि फैक्ट्रीज में लोग कैसे काम करते हैं, चीज़ें कैसी बनती है। प्रैक्टिकली वहाँ के बच्चों से खाना बनवाया जाता है, चीज़ें बनवाई जाती है, और यह भी वहाँ के एजुकेशन का हिस्सा है। यही वजह है कि चाइना के लोग इतने ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। अभी तक इनको एक हीरो की तरह देखा गया है, पर यह कोई हीरो नहीं है। इन्हीं की शासन में जब चाइना काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, चाइना में करप्शन, इन्फ्लेशन और इनइक्वालिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, जिसके खिलाफ चाइना के कुछ लोग और स्टूडेंट्स मिलकर 15 मई 1989 में सरकार के खिलाफ बीजिंग में एक प्रोटेस्ट की शुरुआत करते हैं।
इस प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा था कम्युनिज्म को खत्म करके डेमोक्रेसी को लाना। यह प्रोटेस्ट काफी तेजी से बढ़ने लगा और लाखों लोग इस प्रोटेस्ट में जुड़ने लगे और यह न्यूज धीरे धीरे इंटरनेशनल बन गई। 3 से 4 जून के बीच डेंग ने चीनी मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को किसी भी हाल में यहाँ से हटाया जाए। हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया। ज्यादातर लोगों ने अपनी जान बचाकर भागना सही समझा, पर जो लोग पीछे नहीं हट रहे थे उनमें से 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। डेंग चाहते तो कम्युनिज्म को खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस घटना के बाद साल 1989 में ही डेंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जैसे जैसे वक्त बदलता गया, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज काफी मजबूत होता गया। एग्रीकल्चर और फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए गांवों को शहरों से जोड़ा गया और कई सारे डैम्स का निर्माण किया गया वहां के फार्मर्स के लिए। अब दौर आ चुका था 20s का और इस वक्त तक चाइना में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे अलीबाबा, हवाई, बाइडू और टेंसेंट जैसी कंपनीज का निर्माण हो चुका था, जिसके कारण चाइना वर्ल्ड के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में आ चुका था। जिसके बाद साल 2011 में 5.88 ट्रिलियन के साथ चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाता है। वहीं दूसरी ओर बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के कारण चाइना में टूरिज्म काफी तेजी से बढ़ने लगा। चाइना में टूरिज्म का मेन कारण है चाइनीज कल्चर, नेचुरल लैंडस्केप, एंशिएंट हिस्टोरिकल साइट्स लाइक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ली रिवर, येलो माउंटेन्स। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिसे विजिट करने हर साल 140 से 145 मिलियन लोग चाइना आते थे, जिससे चाइना हर साल 128 बिलियन के करीब कमाई करता था। पर कोविड के आने के बाद चाइना का टूरिज्म 145 मिलियन से घटकर सिर्फ 35 मिलियन रह गया है। कोरोना वायरस की शुरुआत चाइना के शहर वुहान से हुई थी। यह वायरस सबसे पहले दिसंबर 2019 में वुहान में पाया गया था। उसके बाद यह काफी तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया और एक महामारी बन गया। चाइना की सरकार ने काफी दिनों तक कोरोना वायरस की जानकारी दुनिया से छुपाई रखी, जिससे यह वायरस काफी तेजी से फैल गया। जिसके बाद एक एक करके लगभग हर कंट्री में लॉकडाउन लग जाता है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है। जहाँ जहाँ लोग घूमने या काम करने गए थे सब वहीं फंस जाते हैं। स्कूल, कॉलेज से लेकर मॉल तक तमाम जगहों को बंद कर दिया जाता है और पहली बार आस्था की जगह जैसे मंदिर और मस्जिद जैसे जगहों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। बाहर न निकल पाने के कारण लोगों के घर का राशन खत्म होने लग जाता है। हर जगह लोग भूख से मरने लगते हैं। इस महामारी में करीब 70 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। 400 मिलियन से ज़्यादा लोगों की नौकरी चली जाती है, जिसके कारण लाखों लोग सुसाइड कर लेते हैं। इस महामारी का असर सबसे ज़्यादा अमेरिका, रशिया, ब्राज़ील, फ्रांस और इंडिया में होता है। इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक मंदी भी कहा जाता है। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। चाइना ने स्ट्रिक्टली जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो किया, जिसमें लॉकडाउन, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन और मास टेस्टिंग शामिल थी। यह पॉलिसी लंबे समय तक चलती, लेकिन साल 2022 के अंत में इसे रिलैक्स किया गया जब इकोनॉमी पर इसका बुरा असर पड़ने लगा। कोविड के दौरान चाइना की इंटरनेशनल रिलेशन में भी बदलाव आता है, खासकर विदेशी ट्रेड और ट्रेवल पर प्रभाव पड़ा। चाइना ने अपने वैक्सीनेशन कैंपेन को तेज किया, अपने विदेशी और लोकल वैक्सीन का इस्तेमाल किया, जैसे कि सिनोवैक और सिनोफार्म। फैक्ट्रीज को रीओपन किया गया, सप्लाई चेन को और ज़्यादा मजबूत किया गया, टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर पे काफ़ी खर्च किया गया। आज चाइना की जीडीपी है 18.28 ट्रिलियन। इसे कंपेयर किया जाए इंडिया से तो इंडिया की जीडीपी है 4.27 ट्रिलियन, जो चाइना के जीडीपी से 4 गुना से भी कम है। चाइना का पर कैपिटा इनकम $12,175 है और इंडिया का पर कैपिटा इनकम मात्र $2,480 है। चाइना की जीडीपी का 55% सर्विस सेक्टर से आता है, 37% इंडस्ट्रियल सेक्टर से और 7% एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।